समकालीन हिंदी साहित्य में वरिष्ठ लेखक जयशंकर एक प्रसिद्ध नाम हैं। आज प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी चैम्बर म्यूज़िक। चैम्बर म्यूज़िक शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जो वाद्य यंत्रों के एक छोटे से समूह के लिए लिखा जाता है। चैम्बर से अभिप्राय ये है कि इस संगीत की प्रस्तुति एक छोटे से कमरे में की जा सकती है। इसकी अंतरंगता के कारण इसे मित्रों का संगीत भी कहा गया है। तो सुनिए कहानी चैम्बर म्यूज़िक। लेखक हैं जयशंकर जी। शाम। मुझे झपकी लग गई थी, मुनिया ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अब माँ कैसी है? उसके बाबा ने पूछा। हल्का सा बुखार बना हुआ है। उसने दोपहर में कुछ खाया था? थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी, मैंने बनाई थी। क्यों, राधा भाई नहीं आई? अम्मा रोटी सब्जी बनाकर गई थी। मुनिया चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ बढ़ी और उसके पिता सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। पत्थर की सीढ़ियों पर फरवरी की शाम का अंधेरा था। दूसरी मंजिल से आमिर खान का गाना उतर रहा था। 4-5 बरस पहले ये रिकॉर्ड श्रीकांत ने खरीदा था। जब कभी उसकी माँ को उसकी यादें आती हैं तब तक वो इस रिकॉर्ड को सुनती है। जिस शाम वो गुजरा उसकी सुबह तक वो आमिर खान का राग मारवा और मेघ सुनता रहा था। तुम दिन भर बिस्तर पर रहीं? थकान सी है, कल तक ठीक लगेगा। तुम जल्दी लौट आए? लेबोरेटरी में मरम्मत हो रही है, प्रैक्टिकल नहीं हुए। क्या तुम अब भी लैब के करीब के उसी रूम में बैठते हो जहाँ से पूरा तालाब नज़र आता है? वहाँ तो नहीं बैठता, पर बीच बीच में डॉक्टर खरे के पास जाता ही रहता हूँ। अपने विवाह के शुरुआत के दिनों में वो अपने पति के पास मेडिकल कॉलेज में जाती रही थी। घर में उसका मन नहीं लगता था। जब उसके पति छात्रों को पढ़ा रहे होते, वो कॉलेज के गलियारों या खिड़कियों से तालाब को, उसके किनारों पर बसे इस शहर को देखती रहती थी। उनकी बिटिया चाय बिस्कुट की ट्रे के साथ आई। ट्रे को तिपाई पर रखकर वो बाबा के लगाए हुए फूलों को वॉस में जमाने लगी। कभी कभार उसके बाबा कैंप एरिया की फूलों की दुकान से फूल ले आते। उसी के पड़ोस के वेस्टर्न बुक शॉप से अखबार और पत्रिकाएं खरीदते हैं। पानी में थोड़ी सी चीनी डालना, माँ ने कहा। मुझे पता है, मुनिया के स्वर में गुस्सा था। क्या माँ बेटी के बीच लड़ाई चल रही है? कॉलेज नहीं गई? मैंने तो जाने के लिए कहा था। कल चली जाना, बाबा ने कहा। मैडम आज मैकबेथ शुरू कर रही थी। मैकबेथ तो मैंने भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत मैं भी बता सकूंगा। बाबा, क्या तुम मुझे शेक्सपियर के नाटकों को पढ़ा सकोगे? उनको पढ़ना पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। उनको पढ़े हुए 10-12 साल हो रहे हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो पढ़ता नहीं है वो पढ़ा कैसे सकता है? राधा भाई आती ही होगी, सब्जी काट लेना। दोपहर में ख़राब खिचड़ी बनाई थी, मुंह पर रखी नहीं गई। धीरे धीरे सीख जाएगी, बाबा ने कहा। सीखने का मन रहेगा तब ना। घंटों आईने के सामने खड़ी रहती है, नहाने के लिए 1 घंटा लगता है। मुनिया सीढ़ी उतरने लगी। पिता ने रिकॉर्ड उलट दिया था। माँ को डूबता सूरज नजर आ रहा था। उसने सोचा कि न जाने कितनी ऐसी शामें इस सृष्टि में उतरी होंगी। क्या कोई भी इनकी गिनती लगा सकता है? श्रीकांत होता तो उससे पूछती कि इस विषय में विज्ञान क्या सोचता है। श्रीकांत नहीं है और आमिर खान गा रहे हैं। शाम ढल रही है, जिंदगी बीत रही है। रात। अब बिजली शायद ही लौटेगी, मुनिया ने हताशा से कहा। मैं लालटेन में पढ़ सकता हूँ, तुम सुनती रहना। इतना ज़रूरी नहीं है बाबा। मैं जब मैट्रिक के इम्तहान दे रहा था तब इस इलाके का रेलवे ब्रिज खड़ा हो रहा था। 10 बजे के बाद बिजली नहीं रहती थी, बाबा कह रहे थे। और तुम्हारी दादी लालटेन को इतना चमकाती थी कि पर्याप्त रोशनी हो जाती थी, माँ ने कहा। तुम्हें कैसे पता? मुनिया चौंकी। 50 बार इनसे सुन चुकी हूँ। अपनी माँ की तारीफ करने में थकते ही नहीं। इनकी बहन तो इनसे भी बढ़कर है। तुम नहीं समझ सकती मालती, तुम एक बसे बसाए घर में पली बढ़ी। हमारे पिता बचपन में ही हमें छोड़ गए। माँ को फैक्ट्री में काम करना पड़ा। एक जवान विधवा और अनपढ़ स्त्री के लिए वो सब कैसा रहा होगा, ये हम नहीं समझ सकेंगे। अब कुछ पढ़ना भी है कि पुरखों के शान में कसीदे ही काढ़ना है, माँ ने कहा। मैं अपने दादा दादी के बारे में सुनना चाहती हूँ। मेरी मच्छरदानी को ठीक करना है।
क्या दूध फ्रिज में रखा है? एक एक बात के लिए टोकना पड़ता है। सबके सब एक जैसे हैं। वो थोड़ा जिम्मेदार था और उसे भगवान ने बुला लिया। तुम इतना ज़्यादा मत बोलो, थकान चढ़ती है, बाबा ने कहा। मुनिया, मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए, माँ ने कहा। मैं बना कर लाता हूँ। तुम उसे बिगाड़ रहे हो। उसे पढ़ना है। मैं जानती हूँ कि वो कितना पढ़ती है। तुम मुझसे चिढ़ती ही रहती हो। लड़की है, उसकी परवरिश में चौकन्ना रहना पड़ता है। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है? परसों 20 की हो रही है, तुम उसे बच्ची ही समझते हो। मैं श्रीकांत पर इसी तरह चिढ़ता रहता था। उसका रिकॉर्ड सुनते सुनते पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब सोचता हूँ तो मन भर भर आता है। तुम ठीक कह रहे हो, इधर मैं मुन्नी से कुछ ज़्यादा ही चिढ़ रही हूँ। इसी तरह बच्चों का आत्मविश्वास टूटता चला जाता है। ये मेरी अपनी परवरिश से आया दोष है। जवान हो जाने पर माँ हमें अपनी छत पर भी अकेला नहीं छोड़ती थी। इस उम्र की खरोंचें मिटाते नहीं मिटती हैं। फिर मुनिया बेहद सेंसिटिव लड़की है, कहती कुछ नहीं है पर सोचती बहुत है, तुम्हारी तरह। मैं तो कितना ज़्यादा बोलता हूँ। कभी कभी मुझे अपने इतने ज़्यादा बोलने पर बहुत शर्म आती है, और मुझे अपने इतने ज़्यादा चुप रहने पर। रसोई से कॉफ़ी की गंध उठ रही थी। सर्दियों के आकाश पर बारिश के बादलों की धूम थी। कहीं दूर बादल गरज रहे थे। मुनिया के पिता को बरबसी अपनी माँ का बारिश में भीगा हुआ चेहरा याद आया, और देसी कवेलियों की छत का वो मकान भी, जिसमें फैक्ट्री के काम के बाद वो लौटती रही थी। माँ का इस तरह याद आना एक तरह की तसल्ली थी, जिसकी वे हमेशा ही प्रतीक्षा करते थे। सुबह। कल रात में मुनिया की माँ की नींद बीच बीच में टूट रही, उड़ती रही। देह में बुखार का डेरा रहा और दवाइयों का असर भी। बादल गड़गड़ाते रहे, बारिश होती रही। बारिश की आवाज़ के बीच ही शायद हावड़ा मेल गुजरती रही होगी, और मालती को कलकत्ता के करीब बहती गंगा का, उसके किनारे खड़े अस्पताल का, अस्पताल के गलियारों में रखी बेंच का ख्याल आता था। वर्षों पहले उसी अस्पताल में उसके पिता मरे थे। वहीं मुकुल सान्याल से देर देर तक बातचीत होती रही थी, और वहीं मुकुल ने पहली बार मालती के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। मुकुल खड़गपुर में इनके पड़ोस में रहता था, और ग्रेजुएट होने के बाद मैकमिलन की किताबों को आसपास के इलाकों में बेचा करता था। एक किस्म का मैनेजर कम सेल्समैन, जिसे पुस्तक मेलों में अपना पंडाल भी संभालना होता था, और विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और लाइब्रेरियों में लोगों से मिलना भी पड़ता था, बातचीत भी करनी पड़ती थी। मुकुल की याद उनके अपने युवा दिनों की याद है। उस याद के साथ वो बिस्तर पर लेटे हुए अंधेरे को ताकती रही थी। मन में आया कि आमिर खान के उस रिकॉर्ड को फिर सुने, लेकिन अंधेरी रात के ख्याल ने ऐसा करने नहीं दिया। सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाने का भी मन हुआ। वहाँ पति या बिटिया के पलंग पर सोया जा सकता था। वहाँ इन क्षणों के अकेलेपन से शायद थोड़ा सा मुक्त हुआ जा सकता था। उन्होंने सिरहाने का लैंप जलाया और नींद की वो गोली खाई, जिसे बहुत ज़रूरत होने पर लेने के लिए कहा गया था। कुछ देर बाद वे निद्रा और अनिद्रा के बीच झूलने लगीं। रात की उस खामोश घड़ी में उन्हें महसूस हुआ कि उनके सिरहाने उनका मृत बेटा श्रीकांत खड़ा हुआ है, और दहलीज के बल्ब की रोशनी में खड़ा मुकुल एक एटलस के पन्ने पलट रहा है। तुम सोई नहीं माँ? श्रीकांत पूछ रहा है। तुम कब आए? माँ पूछ रही है। मैं रोज़ आना चाहता हूँ, ईश्वर इजाज़त नहीं देता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। बहुत पहले मुकुल ने मुझे एक प्रेयर बुक दी थी, मैं उसे ढूंढूंगी। मुकुल को इसके लिए एक चिट्ठी लिखूंगी। मैं यहीं खड़ा हूँ मालती, मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुकुल कह रहा है। माँ, ये मुकुल कौन है? बेटे ने पूछा है। खड़गपुर में हमारे पड़ोस में रहता था, मुझसे शादी करना चाहता था, पर पक्की नौकरी नहीं थी, पापा ने मना कर दिया था। ये तुम्हारे सिरहाने पर ऊन का गोला रखा है, क्या मेरे लिए स्वेटर बुन रही हो? बेटा पूछ रहा था। नहीं, मुकुल के लिए मफलर बुन रही हूँ। वो शहर दर शहर भटकता रहता है। वे यहाँ नहीं आते हैं? इतनी दूर कैसे आएगा? कलकत्ते से यहाँ तक का किराया कौन देगा? तुम्हारा बुखार उतर जाने दो, मैं तुम्हें कलकत्ता ले जाऊँगा। श्रीकांत, तुम मुझे कितना चाहते हो? मुकुल के बाद सिर्फ तुमने ही मुझे इतना ज़्यादा चाहा है श्रीकांत। श्रीकांत, मुकुल। मुनिया चाय लिए हुए खड़ी थी। चाय पी लो, मुनिया ने कहा।
पहले ब्रश करूँगी, माँ ने कहा। वो तो तुमने सुबह ही कर लिया था। अभी क्या बजा है? 9 बज रहे हैं। तुम कॉलेज नहीं गई? तुम्हारा बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है। बाबा ने एक टैबलेट दूसरी दी है। वे कब गए? अभी अभी निकले हैं। मैं दरवाज़ा बंद करने के बाद यहाँ आई तो तुम भैया का नाम ले रही थी, किसी मुकुल सान्याल का नाम ले रही थी। मालती ने सोचा कि ये ठीक ही रहा कि मुनिया सामने थी। उसके पिता होते तो उन्हें दुख होता कि इतने वर्षों बाद भी मैं उस आदमी को भूल नहीं सकी हूँ जिससे वर्षों पहले मिला करती थी। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। शायद बिजली गई होगी। मुनिया नीचे उतरी तो देहरी पर डाकिया था। मुनिया की माँ के नाम उनकी बागवानी पर लिखी पुस्तक के प्रकाशक का पत्र था। दोपहर। मुनिया की माँ की नींद लगी हुई थी, तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। एक पल के लिए उनकी आंखें खुलीं और उन्हें देहरी पर बैठा हुआ अपना कुत्ता नजर आया। फ़ोन की घंटी थम गई। बाहर बदली छाई हुई थी। पुल के नीचे से ट्रेन गुजर रही थी। फ़ोन की घंटी फिर बजने लगी। तुम आज भी नहीं आई? माँ को बुखार आ रहा है सिद्धार्थ। मैं घर आ जाता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है। उनसे मिलना भी हो जाएगा। तुम माँ को नहीं जानते। क्या वो डिक्टेटर हैं? मेरे लिए उनके मन में डर बना रहता है। कैसा डर? मैं लड़की जो हूँ। और तुम्हारे बाबा? वे मुझे समझते हैं। भाई की मौत ने माँ को बहुत व्याकुल भी बनाया है। इस वक्त माँ कहाँ हैं? ऊपर के कमरे में सो रही हैं। मैं नीचे आ जाता हूँ। कभी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। मैं तुमसे छिप छिप कर मिलना नहीं चाहूँगी। फ़िलहाल तो हम छिप छिप कर ही मिलते रहे हैं। कुछ दिन सब्र करो। मैं एक दिन माँ बाबा से तुम्हें यहीं मिलवाऊँगी। क्या वे मान जाएंगे? उन दोनों को मुझ पर भरोसा है। ठीक है, आज फ़ोन पर ही बातें करते हैं। अब तुम फ़ोन रख दो। अम्मा के आने का वक्त हो रहा है। बाबा भी घर जल्दी ही लौटेंगे। मुनिया ने फ़ोन का रिसीवर रखा ही था कि उसे माँ की अपने लिए पुकार सुनाई दी। पड़ोस के डॉक्टर कर्नाड लौट आए थे। उनके यहाँ से कर्नाटक संगीत की आवाज़ आ रही थी। कुत्ता उल्टी कर रहा है। शायद बदहज़मी होगी। अम्मा ने इसे कल दोपहर की खिचड़ी दी थी। ये सिद्धार्थ कौन है? मेरे साथ पढ़ता है। कभी यहाँ आया नहीं? बहुत दूर रहता है। मैंने कभी कहा भी नहीं। कल उसका फ़ोन आया था। तुम्हें बताने की याद ही नहीं रही। अभी किसका फ़ोन था? मैडम का। क्या कह रही थी? शेक्सपियर पर एक पूरा पेपर है। मैकबेथ पर सवाल आता ही है। कल चली जाना। बाबा कल घर पर ही रहेंगे। क्यों? तुम भी भूल गई? कल तुम्हारा जन्मदिन है। कल तुम 20 पार करोगी। कोई दरवाजे की बेल बजा रहा था। राधा बाई के आने का वक्त हो गया था। सीढ़ियाँ उतरते हुए मुनिया माँ के भीतर पकती बातों पर सोच रही थी। सिद्धार्थ की बेसब्री और बेवकूफ़ी के बारे में सोच रही थी। उसने सोचा कि माँ संशय में डूबने लगी है। मेरा मन टटोलना चाह रही है। मुझसे कुछ उगलवाने की इच्छा रखती है। सिद्धार्थ ने मुझे बताया होता कि माँ से उसकी बातचीत हुई थी तो मैं तैयार रहती। झूठ बोल देती। अजीब लड़का है, लापरवाह और बेसब्र। अब माँ बाबा को बताएंगी और मेरे बाहर जाने पर ऐतराज़ शुरू करेंगे। अब मैं लाइब्रेरी जाने के बहाने हर रोज़ सिद्धार्थ से मिल भी नहीं सकूंगी। सीढ़ियाँ उतरते हुए मुनिया के मन में एक तरह का भय, एक किस्म का संशय उतरने लगा। सीढ़ियों पर जाती दोपहर की धूप के धब्बों के साथ साथ चिड़िया के पंख थे, घास के तिनके और चिड़िया की बीट के दाग थे। माँ ने फिर आमिर खान का रिकॉर्ड लगा लिया था। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर राधा बाई भी थी और बाबा भी। बाबा के हाथ में रजनीगंधा के फूल थे, किताबों का छोटा सा पैकेट और अपना हेलमेट। तुम बहुत सुस्त नज़र आ रही हो, बाबा ने पूछा। हल्का सा जुकाम है, उसने कहा। देर देर तक नहाती रहती है। कल एक लड़के का फ़ोन था, इसके लिए याद आया सिद्धार्थ का। ये नहा रही थी। बेचारा कितनी देर तक मुझसे मजबूरी में बातें करता रहा। नाम तो तुम्हारे दोस्त का बहुत अच्छा है। ये किसी बड़े लेखक का प्रसिद्ध उपन्यास भी है। मैंने उस पर बनी फिल्म देखी थी, बाबा ने कहा। बाबा अपनी कमीज़ का बटन खोलते हुए बोल रहे थे। फिर वे गुसलखाने में चले गए। माँ अपने लिए आई चिट्ठी को दोबारा पढ़ने लगी। मुनिया ने एक एक रिकॉर्ड्स के टाइटल्स पढ़ने शुरू किए। एक रिकॉर्ड पर गीता दत्त की बहुत ही सुंदर काली सफ़ेद तस्वीर थी। ये कैसा रिकॉर्ड है? मुनिया ने पूछा। उनका आखिरी रिकॉर्ड है। सुनो तो मन भर उठता है।
उनके इन गानों को सुनना आसान नहीं है। पुराने दुख उभर आते हैं। क्या मैं लगाऊं? अभी नहीं, मेरा मन वैसे ही ठीक नहीं है। पता नहीं इस बुखार से कब निजात मिलेगी। तुम बुखार में बहुत बड़बड़ाती हो। बुखार नहीं रहता तो चुप जो बनी रहती हूँ। सुबह तो मैं डर ही गई थी। मैंने देर रात में नींद की गोली ले ली थी। तुम भैया से बातें कर रही थी। उसकी याद आ रही है। कल तुम्हारा 20वां जन्मदिन है। वो होता तो 25 का होता। बाबा बाथरूम से लौट आए थे। दीवान पर फैले हुए रिकॉर्डों में से उन्होंने निखिल बनर्जी का एक रिकॉर्ड निकाला। राग सिंधु भैरवी था। सितार का आलाप, सितार का विस्तार मुनिया के तनावों को कुछ कम कर रहा था, मुनिया की तसल्ली को कुछ बढ़ा रहा था। बाहर सर्दियों की दोपहर ढल रही थी। मुनिया अपने कमरे में अपने पढ़ने की मेज़ पर कोहनियों को टिकाए हुए सोच रही थी कि क्या ज़िंदगी इसी तरह सरकती चली जाती है, बीतती चली जाती है। एक के बाद एक पहर आते हैं, चले जाते हैं। धूप निकलती है, शाम होती है, चारों तरफ अंधेरा गिराता है, आसमान में तारे चमकते हैं, फिर सब शांत हो जाता है। एक तरह की नियमित किस्म की खामोशी में समूची दुनिया डूब जाती है। कोई गहरी नींद में चला जाता है। किसी की नींद बीच बीच में टूटती रहती है, किसी को नींद ही नहीं आती है। इन दिनों माँ के साथ यही हो रहा है। ये मुकुल सान्याल कौन है? माँ क्यों बार बार इस नाम को दोहराने लगी है? दोपहर की उस अलसाई घड़ी में मुनिया सोच रही थी, जाग रही थी, सुस्ता रही थी। मुनिया के बाबा अपनी बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। अखबार की किसी खबर से उनका ध्यान उस शाम पर गया जब उन्होंने कैंप एरिया के एक रेस्टोरेंट की मेज पर मुनिया को एक लड़के के साथ बतियाते हुए देखा था। वो सिद्धार्थ ही रहा होगा। उस शाम वे उस रेस्टोरेंट के दरवाजे से ही लौट आए थे। वे वहाँ असम की चाय पत्ती खरीदने के लिए गए थे, जिसे मुनिया की माँ बहुत पसंद करती थी। उस रोज़ उनके मन में आया भी था कि वे रात में मुनिया से बात करेंगे। बाद में वो अपना मन नहीं बना सके। ऐसा करना उन्हें अश्लील सा जान पड़ा। रेस्टोरेंट में अपने एक दोस्त के साथ बैठी हुई बात ही तो कर रही थी। इससे क्या हो जाता है? बेहतर तो ये होता कि वे उनकी मेज़ तक जाते, उस लड़के को अपना परिचय देते, उनके साथ कॉफ़ी पीते और उनका बिल चुका कर लौट आते। अपनी बिटिया के जीवन के बारे में उन्हें इतना तो सोचना ही चाहिए कि वो अपना जीवन जी सके, अपनी तरह से जी सके, और वे पिता की हैसियत से उसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर सकें। उसकी माँ शायद इस बात को पसंद नहीं करेगी। वो औरत है, उसके अपने भय होंगे और मैं उन भय को दूर नहीं कर सकूँगा। पर पिता और पुरुष होते हुए मैं तो मुनिया के लिए कुछ कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। अपने दिल के द्वंद्वों के साथ मुनिया के बाबा दोपहर के आकाश को, बदली भरे आकाश को देख रहे थे। वहाँ एक अकेला परिंदा मंडरा रहा था। दोपहर अपनी अंतिम उतराई पर थी। मुनिया की माँ थोड़ी सी नींद के बाद गुलदान में खड़े हुए रजनीगंधा के फूलों को देखने लगी। कल तक ये मुरझा जाएंगे, आज का दिन ही इनका दिन है। उनका ये ख्याल बरबसी उनकी बिटिया की तरफ मुड़ता गया। वे सोच रही थीं कि बेटे की मौत ने उनको कहीं छोटा और क्रूर बना दिया है, कुछ ज़्यादा ही नीच और औसत। अगर ऐसा ना हुआ होता तो क्या उन्होंने दूसरे रिसीवर पर अपनी बिटिया और सिद्धार्थ की बातों को चोरी से सुना होता? ये मैंने कितना घटिया काम किया। अपने कमीनेपन, अपनी नगण्यता और नीचता की याद के बीच में वे भी दोपहर के आसमान में अकेले उड़ते हुए परिंदे को देखने लगीं। वो पक्षी शायद अपने घर का रास्ता भूल गया था, शायद वो अपने किसी सगे से बिछड़ गया होगा। सर्दियों की ढलती दोपहर में वो आकाश के एक ही दायरे में चक्कर लगा रहा था। नीचे किसी ने दरवाजे की बेल बजाई होगी। सीढ़ियों के पास के रोशनदान से चिड़िया की चहचहाहट आ रही थी। किसी की सीढ़ियाँ चढ़ने की आहट ऊपर आ रही थी। एम्प्रेस मिल का 4 का बजर बज उठा था। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी चैम्बर म्यूज़िक। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।